एपिसोड 2। वहीं कमल प्रताप सिंह और रतन सिंह गले मिले। हवेली में खुशी की गूंज उठी। खाना खाने के बाद अदिति को बिठाकर उसकी नजर उतारी गई और उसके सिर पर चुनरी डालकर सगाई का शगुन दिया गया। रतन सिंह और कमल सिंह ने अपने अपने पंडितों को बुलवाकर शादी की तारीख निकलवाने का फैसला किया। तभी अद्वैत के दादा साहब ने एक सुझाव दिया। सगाई और शादी एक ही फंक्शन में कर देंगे, इससे 2 दिन के अंदर शादी हो जाएगी और मंगनी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। कमल प्रताप सिंह ने सहमति दे दी। पंडित जी को बुलाया गया और उन्होंने कहा 4 दिन बाद का मुहूर्त है, उसके बाद अगले साल ही कुछ नया मुहूर्त होगा। बस दोनों परिवारों की सहमति से फैसला हो गया कि 4 दिन बाद ही शादी होगी। जब अद्वैत को ये बात मालूम चली तो वो गुस्से से भर उठा। 4 दिन में शादी? अद्वैत के लिए ये शादी पहले से ही एक बोझ थी और अब उसे इतनी जल्दी इसका हिस्सा बनना था। गुस्से से भरा अद्वैत देर रात को हवेली छोड़कर गाड़ी लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया। पूरे घर में हलचल मच गई, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक सके। कई घंटे गाड़ी चलाने के बाद वो सुनसान पहाड़ियों के पास जाकर रुका। चांदनी रात में वो बोनट पर बैठा और ऊपर देखता रहा। सर्द हवा उसके गुस्से को और भड़का रही थी। उसकी लाल आंखें और मुट्ठियां भींजी हुई थी। फिर अचानक उसने आसमान की ओर देखा और गरजता हुआ बोला, महादेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं शादी जरूर करूंगा, लेकिन याद रखना वो लड़की कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। मैं उसे कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकूंगा। मारी लुगाई का दर्जा उसे कभी नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने गुस्से से अपना फोन जमीन पर पटक दिया। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ अदिति अपने कमरे में थी। वो खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई भी भाव नहीं थे, लेकिन दिल में हजारों सवाल थे। आप मुझे पत्नी माने या ना माने, लेकिन मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। अभी तक उसके कानों में अद्वैत के शब्द ही गूंज रहे थे। तुम सिर्फ नाम की ही पत्नी रहोगी। उसने फीकी मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा और हल्के से बुदबुदाई। आदमियों के लिए शादी सिर्फ एक सौदा ही है, लेकिन एक औरत के लिए उसका पूरा जीवन। फिर आप तुम्हारे भरतार हो। फिर उसने धीरे से आंखें बंद की और बिस्तर पर लेट गई। एक आंसू उसकी आंखों से निकलकर तकिए में समा गया। 4 दिन बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह के सूरज की हल्की किरण उसके हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी। आज शादी की पहली रस्म थी, मंगल कार्य पूजा। हवेली में हवन का धुआं फैल रहा था। मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। अदिति सजी धजी पूजा में बैठी थी। चेहरे पर हल्की शांति, लेकिन दिल में अनगिनत सवाल। वहीं एक कमरे में अदिति की माँ साहब ने पति रतन साहब से बोली, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हमारी अदिति इतने खुले विचारों में पली बढ़ी है और जमाई सा वो तो बिल्कुल पुराने ख्यालात के लगते हैं। हमारी बच्ची उनके साथ कैसे रहेगी जी? रतन सा कड़क आवाज में बोले, हम वचन दे चुके हैं, आप अब इस बारे में बात नहीं करेंगी। शादी की तैयारियों पर ध्यान दीजिए। वहीं दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ में अद्वैत अपने महल में पूजा में बैठा था, मगर पूरे गुस्से के साथ। उसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसकी सेंसिटिव स्किन की वजह से जैसे ही उसने गुस्से में अपना हाथ चेहरे पर घुमाया, उसकी त्वचा और भी लाल हो गई। गीता देवी, जो उसे बचपन से जानती थी, उसने अपनी देवरानी से मुस्कुराकर कहा, देखो तो हमारा छोटा रुद्र महादेव कितना गुस्से में बैठा है, लेकिन उसकी तरह ही भोला भी है। देखना, एक बार अदिति बहू घर में आ जाए, फिर सब कुछ बदल जाएगा। वहीं अद्वैत की काकी सा ने हाथ जोड़कर कहा, बस हमारी केशव से यही प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए और हमारे अद्वैत हमेशा खुश रहे। पर अद्वैत को खुद भी नहीं पता था कि वो इस शादी से खुश रहेगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ पूजा समाप्त हुई और अदिति अपने कमरे में जाने को थी, लेकिन तभी अद्विक ने उसे रोक लिया। बहन, जरा हॉल में आओ, तुम्हारे लिए कुछ खास इंतजाम किया है। अदिति हैरान नजरों से हॉल में आई और जो देखा वो देखकर सब कोई चौंक गए।
हॉल के बीचों बीच एक विशाल तराजू रखा हुआ था। अदिति का मुंह खुला का खुला रह गया। भाई साहब, ये तराजू यहाँ पर क्यों रखा है? उसने चौंक कर पूछा। अद्वैत मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर तराजू की एक तरफ बिठा दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रतन सिंह, उर्मिला देवी और बाकी मेहमान सब हैरान थे। तभी अद्वैत ने ताली बजाई और कुछ सेवक बड़े बड़े थालों में सामान लेकर आए। सोने के बर्तन, सिक्के, नोट की गड्डियां, चांदी के कलश। धीरे धीरे अदिति के वजन के बराबर की चीजें तराजू में रखी जाने लगी। अद्वैत ने बड़े ही गर्व से कहा, आज मेरी बहन के वजन के बराबर दान किया जाएगा। ये सुनकर सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रतन सिंह की आंखों में गर्व था। अद्वैत एक एक करके सामान रखने लगा। तराजू धीरे धीरे संतुलन में आने लगा। तभी अद्वैत मजाकिया अंदाज में बोला, मासा, आप इस दुबली पतली लड़की को कुछ खिलाती भी हैं कि नहीं? इतने में तराजू बराबर हो गया, देखो तो। भाई साहब, अदिति ने चिढ़कर कहा। बाबा साहब, कुछ कहिए ना इनसे। रतन सिंह हंसने लगा। बस 4 दिन बाद हमारी बेटी विदा हो जाएगी, अब तो उसे मत चिढ़ाओ। अद्वैत ने शरारत से एक नोटों की गड्डी रखी और बोला, अब हो गया तराजू संतुलित। अच्छा बाबा साहब, आप कह रहे थे बहन को तंग ना करूं, पर जब इसके बच्चे होंगे तब मैं उसके साथ मिलकर उसे ऐसे ही चिढ़ाऊंगा। पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी। अदिति हल्की सी शर्मा गई, पर तभी उसे अद्वैत की कही बातें याद आ गई। क्या पता भाई साहब, आपको मामा बनने का सुख मिले या ना मिले, हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है। जब सबको ये सच पता चलेगा तब पता नहीं क्या होगा। उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। तभी अदिति ने अपनी गोद में कुछ हलचल महसूस की। उसने देखा कि अद्वैत ने उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची रख दी थी। अद्वैत मुस्कुराकर बोला, तुम इतनी पतली हो कि तराजू बहुत जल्दी संतुलित हो गया, और मैंने तो सोचा था कि और सामान लाना पड़ेगा, लेकिन ये दान हमारे आने वाले भतीजी भतीजियों के लिए है। तराजू में फिर से कुछ गहने रखे जाने लगे। अदिति ने अपने गोद में पड़ी छोटी सी बच्ची को देखा। उसके चेहरे पर एक अनायासी मुस्कान आ गई। माँ बनने का एहसास हर स्त्री के लिए अलग होता है। उसने मन ही मन सोचा, चाहे मेरे हुक्म मुझसे रिश्ता ना निभाए, लेकिन एक बार हमारे बच्चे के लिए तो उन्हें ये रिश्ता अपनाना ही होगा। कुछ देर बाद तराजू संतुलित हो गया। अदिति और बच्ची को आराम से उतारा गया। अद्वैत ने सारे दान का सामान सेवकों में बांटना शुरू कर दिया। महल के माली, ड्राइवर, गार्ड्स, सबको ये दान दिया गया। सबने अदिति को आशीर्वाद दिया। भाई साहब, आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां आए, कभी कोई भी दुख न मिले। अदिति मालकिन होते हुए भी सभी सेवकों के पैर छूने लगी, क्योंकि अदिति के लिए कोई भी बड़ा छोटा नहीं था। हर कोई उसके लिए एक समान था। उसी समय अद्वैत अपने कमरे में बैठा था। तभी एक मेड उसके लिए कॉफी लेकर आई। टेबल पर रख दो, अद्वैत ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा। मेड नहीं थी और अद्वैत के गुस्से के रूप को देखकर घबरा गई। टेबल पर कप रखते हुए डर से उसकी उंगलियां कांप गई और कॉफी का कप जमीन पर गिरकर टूट गया। अद्वैत की भूरी आंखें एकदम से गहरी हो गई। उसने फोन नीचे रखा और गुस्से से गरजा, ये क्या कर रही हो? ठीक से काम करना नहीं आता तुम्हें? बाहर निकलो अभी के अभी, और दोबारा मेरे कमरे में मत आना। मेड डर के मारे जल्दी से टूटे कप के टुकड़े समेटने लगी और आंखों में आंसू लिए बाहर भाग गई। अद्वैत ने गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठियां भींची और दांत पीसते हुए बुदबुदाया, गुस्से से पागल हो चुका हूँ। कह दिया था कि मना कर दो, लेकिन नहीं, तुम्हें अपने मन की ही करनी थी। तुम्हें अद्वैत प्रताप सिंह के खिलाफ जाने की हिम्मत की है अदिति सिसोदिया। अब देखना आगे क्या होगा। इतना कहकर वो गुस्से से बाथरूम की तरफ बढ़ा। आज उसे सिर्फ ठंडे पानी की बौछार ही शांत कर सकती थी। क्या अदिति अपने हुक्मसा के दिल तक पहुंच पाएगी? क्या ये नाम का रिश्ता सच में सिर्फ नाम का ही रहेगा, या तकदीर कुछ और ही लिख रही थी? अद्वैत का गुस्सा क्या उसकी शादी को और मुश्किल बना देगा? क्या अदिति अपने फैसले पर कायम रह पाएगी, या इस रिश्ते में उसे खुद को खोना पड़ेगा? क्या अद्वैत सच में अपनी प्रतिज्ञा निभा पाएगा, या ये शादी उसकी जिद को हरा देगी?
क्या ये शादी सिर्फ एक समझौता रह जाएगी या भाग्य के खेल में कुछ और ही लिखा होगा? क्या होगा इस कहानी में? जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।